हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी क्लास 12 इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही सही आंसर शीट को देखेंगे। इससे पहले हमने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन एक्सप्लेन के साथ और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन का सब्जेक्टिव आंसर शीट डाल चुका है। आप लोग मेरे चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एस में जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उन वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। चलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे अभी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आंसर शीट। टोटल एग्जाम में 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन 8 को पूछेगा। इनमें से किन्हीं 6 क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। पहला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। देखिए, सीमांत उपयोगिता को बोलते हैं इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जिसको शॉर्ट में एमयू कहते हैं। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी यानी एमयू सीमांत उपयोगिता। सीमांत शब्द का अर्थ होता है एक अतिरिक्त और उपयोगिता का अर्थ होता है संतुष्टि। कोई वस्तु का प्रयोग करने से जो संतुष्टि मिला, जो मानव आवश्यकता पूरा हुआ, उसको उपयोगिता बोलते हैं। ठीक, तो सीमांत माने एक अतिरिक्त, उपयोगिता माने संतुष्टि। तो कोई वस्तु का एक एक्स्ट्रा इकाई का प्रयोग करने से, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो एक्स्ट्रा संतुष्टि मिलता है उसको बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। पढ़िए पहले, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि या परिवर्तन होती है उसे उस इकाई की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या बोला? कोई वस्तु है, उसका एक एक्स्ट्रा इकाई, एक अतिरिक्त इकाई का यूज करने से टोटल यूटिलिटी में यानी कुल उपयोगिता में जो वृद्धि या परिवर्तन होता है उसी का नाम है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी एमयू। सीमांत माने एक अतिरिक्त, उपयोगिता माने संतुष्टि। तो एक एक्स्ट्रा इकाई से जो एक्स्ट्रा संतुष्टि मिला उसी का नाम है सीमांत उपयोगिता। यानी एक एक्स्ट्रा इकाई से जो एक्स्ट्रा संतुष्टि मिला मतलब कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हुआ, कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हुआ, टोटल यूटिलिटी यानी टीयू में जो चेंज हुआ उसी को बोलेंगे एमयू। गणितीय रूप में समझिए, MUN बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1। यानी यदि 5वीं इकाई का सीमांत उपयोगिता MU निकालना है तो MU 5 बराबर हो जाएगा 5 इकाई तक का TU माइनस 4 इकाई तक का TU। ठीक है, MU 5 बराबर हो जाएगा TU 5 माइनस TU 4। उसी तरह से MU 10 हो जाएगा TU 10 माइनस TU 9। ठीक है, मान लीजिए एक उपभोक्ता किसी वस्तु की 4 इकाई का उपभोग किया, तो 4 इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता प्राप्त हुआ 40 यूटिल। उपयोगिता का मात्रक यूटिल होता है। ठीक है, 4 इकाई से कितना आया? 40 यूटिल कुल उपयोगिता प्राप्त हुआ। इसके बाद एक एक्स्ट्रा इकाई यूज किया, एक एक्स्ट्रा इकाई का प्रयोग किया यानी 5 इकाई। तो 5 इकाई से कुल उपयोगिता प्राप्त हुआ टोटल 50 यूटिल। तो एक एक्स्ट्रा से कितना आया? 4 से 40 यूटिल, 5 से 50 यूटिल, तो एक एक्स्ट्रा से आ गया 10 यूटिल। उसी को बोलेंगे सीमांत उपयोगिता। ठीक है, यानी फॉर्मूला हो जाएगा MUN बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1। जहां MUN क्या है? nवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता है। TUN क्या है? n इकाई तक की कुल उपयोगिता है। और TUN माइनस 1 है n माइनस 1 इकाई की कुल उपयोगिता। आगे देखिए, पहले उदाहरण समझिए। उदाहरण के लिए वस्तु की इकाइयां हैं 1 से लेकर 7 तक। इसके बाद है सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी MU, और उसके बाद है कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी TU। देखिए, जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं 1 से लेकर 7 तक, वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता यानी एक्स्ट्रा संतुष्टि जो होता है लगातार घटते जाता है। पहले पॉजिटिव रहेगा, फिर 0 होगा, फिर नेगेटिव होगा। हम लोग कोई वस्तु का जो लगातार प्रयोग करते हैं तो जैसे जैसे अगली इकाई का लगातार यूज करते हैं वैसे वैसे उसके प्रति इच्छा, आवश्यकता, संतुष्टि, इच्छा लगातार घटते जाता है। यानी लगातार अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, संतुष्टि लगातार घटते जाती है, डिक्रीजिंग होते जाती है। तो पहले घटेगा तो पॉजिटिव होगा, फिर घटते घटते जब पूरा पेट भर जाएगा खाके तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगा। इसके बाद भी प्रयोग करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब निकालना है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी TU निकालना है, जो सीमांत उपयोगिता का जोड़ होती है यानी सिग्मा MU। कुल उपयोगिता क्या होगा? सीमांत उपयोगिता का कुल जोड़ होगा, सिग्मा MU होगा। तो जोड़ दीजिए, 40 का 40, 40 और 30 70, और 20 90, और 10 100, और 0 100। 100 में -10 करेंगे 90, 90 में -20 करेंगे 70। ठीक है,
सीमांत उपयोगिता घटेगा, पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव। उसी तरह से कुल उपयोगिता पहले बढ़ेगा फिर अधिकतम स्थिर होगा फिर घटने लगेगा। इसको फिगर में दिखाइए, रेखा चित्र में ड्रॉ कीजिए। रेखा चित्र में दिखाएंगे तो इस तरह आएगा। एम यू यानी सीमांत उपयोगिता पहले घटेगा लेकिन पॉजिटिव होगा, फिर जीरो होगा, फिर नेगेटिव होगा। इसके साथ टी यू क्या होगा, कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी टी हो जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर अधिकतम होगा स्थिर फिर घटने लगेगा। ठीक है, यानी सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है घटकर, तब कुल उपयोगिता टी यू बढ़कर अधिकतम होती है। यही क्वेश्चन में कहा गया था। क्वेश्चन में यही बोला गया है कि रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ठीक, आप लोग उदाहरण को रेखाचित्र में ग्राफ में दर्शाइएगा तो आपको इस तरह ग्राफ मिलेगा कि सीमांत उपयोगिता पहले घटती है लेकिन पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव। उसी तरह से कुल उपयोगिता पहले बढ़ती है फिर अधिकतम फिर घटती है। ठीक है, यानी जब सीमांत उपयोगिता एम यू घटकर जीरो होती है तब कुल उपयोगिता बढ़कर अधिकतम मैक्सिमम होती है। पढ़िए, चित्रानुसार वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का जैसे जैसे प्रयोग किया जाता है वैसे वैसे अगली इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एमयू घटने लगती है, और जब एमयू घटकर जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है, तब कुल उपयोगिता टीयू बढ़कर अधिकतम हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। यही आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिए। आगे चलिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। यदि एक फर्म का उत्पादन फलन Q बराबर L के पावर में 0.5 इंटू K के पावर में 0.5 है तो श्रम यानी लेबर L की 36 तथा पूंजी यानी कैपिटल K की 49 इकाई के नियोजन से यानी सहायता से वस्तु की कितनी इकाई का अधिकतम उत्पादन संभव है। देखिए, एक फर्म का उत्पादन फलन दिया है, प्रोडक्शन फंक्शन का समीकरण दिया है। Q बराबर L हो गया लेबर के पावर में 0.5 और K यानी कैपिटल यानी पूंजी के पावर में 0.5 दिया है। ठीक, तथा दे दिया है कि श्रम यानी लेबर लगाना है 36 इकाई और पूंजी यानी कैपिटल लगाना है 49 इकाई, तो अधिकतम कितना उत्पादन संभव होगा। क्या कीजिएगा, समीकरण में L और K का मान पुट कर दीजिएगा। ठीक, तो हो जाएगा Q बराबर 36 के पावर में 0.5 और 49 के पावर में 0.5। ठीक है, जिस संख्या के पावर में 0.5 होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, 0.5 पावर को बोलते हैं स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट गुना 49 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, 6 गुना 7 42 इकाइयाँ। ठीक है, टोटल अधिकतम उत्पादन होगा 42 इकाइयाँ, 42 इकाइयाँ। 40 का आंसर हो गया 42 इकाइयाँ। आगे देखिए सवाल नंबर 41 यानी 41 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 41, बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं। बाजार संतुलन में कब रहता है, रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, बाजार संतुलन की दशा में कब रहता है, आपको रेखा चित्र से स्पष्ट करना है। देखिए, बाजार में कीमत तय होता है खरीदारी और बिक्री से। ठीक है, तो जब खरीदारी और बिक्री बराबर रहेगा, जब डिमांड और सप्लाई इक्वल रहेगा, तो बोलेंगे बाजार संतुलन की दशा। आंसर पढ़िए, जब बाजार में वस्तु की कीमत को निर्धारित करने वाली शक्तियों यानी मांग एवं पूर्ति, खरीदारी एवं बिक्री, डिमांड और सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसे बाजार संतुलन की दशा कहते हैं। बाजार संतुलन मतलब बाजार में सब कुछ ठीक ठाक है, जब डिमांड सप्लाई बराबर है, मांग और पूर्ति में कोई अंतर नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, तब बोलेंगे बाजार संतुलन में है। यानी बाजार संतुलन की दशा में वस्तु की मांग एवं पूर्ति, डिमांड और सप्लाई, खरीदारी और बिक्री एक दूसरे के बराबर होती है आपस में। इस प्रकार संतुलन की दशा में क्रेता की खरीदारी एवं विक्रेताओं की बिक्री आपस में बराबर होती है। क्रेता खरीदने के लिए तैयार और विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है बाजार संतुलन की दशा में। ठीक है, जब मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे के बराबर होगा, जब मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, तो जहां मांग और पूर्ति वक्र बराबर होगा वहां पर संतुलन बिंदु तय होगा। ग्राफ में समझिए, रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण यही ग्राफ है। देखिए, डी डी मांग वक्र है, डिमांड कर्व है। हम लोग जानते हैं मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है, नेगेटिव ढाल होती है। और पूर्ति वक्र एस एस है, सप्लाई कर्व। ठीक है, पूर्ति वक्र का ढाल बाएं से दाएं ऊपर की ओर होती है यानी पॉजिटिव होती है। तो देख लीजिए, डी डी मांग वक्र डिमांड कर्व और एस एस पूर्ति वक्र सप्लाई कर्व, दोनों एक दूसरे को बिंदु ई पर काट रही है, दोनों एक दूसरे को
बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, यानी दोनों बराबर होती है, जहां पर डिमांड बराबर सप्लाई होता है। इसलिए बिंदु ई को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन बिंदु। ठीक है, जहां पर संतुलन कीमत हो जाएगा ओपी, ओपी हो जाएगा संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस, और मात्रा हो जाएगा ओ क्यू, संतुलन मात्रा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह से बाजार संतुलन की अवस्था में रहता है। याद रखिएगा, जब मांग वक्र डी डी नेगेटिव ढाल होता है और पूर्ति वक्र एस एस पॉजिटिव ढाल होता है, दोनों मिलेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, जहां पर संतुलन बिंदु ई पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर डिमांड बराबर सप्लाई होगा, वहीं पर बाजार संतुलन रहेगा। इसी बिंदु पर क्रेता खरीदने के लिए तैयार और विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है। इसी बिंदु पर क्रेता खरीदारी और विक्रेता की बिक्री बराबर होती है। ठीक है, इन डिमांड सप्लाई, मांग पूर्ति बराबर होता है, खरीद बिक्री इक्वल होता है। समझिए, चित्रानुसार डी डी मांग वक्र डिमांड कर्व है और एस एस पूर्ति वक्र सप्लाई कर्व है। जो संतुलन बिंदु ई, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर दोनों बराबर होती है, तब बाजार संतुलन की दशा में रहता है। देख लीजिए, बढ़िया से देखिए। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 42 42 समझिए। किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले किन्हीं तीन कारकों की व्याख्या कीजिए। कोई वस्तु का सप्लाई को प्रभावित करने वाले, इफेक्टिव करने वाले तीन कारक का एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। आंसर, किसी वस्तु की सप्लाई को प्रभावित करने वाले तीन कारक निम्नलिखित है। देखिए, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तीन कारक समझिए। पहला, 1 नंबर, वस्तु की कीमत। वस्तु का सप्लाई यानी बिक्री को पहले उसका कीमत प्रभावित करता है, वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की पूर्ति तथा कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, किसी वस्तु का बिक्री और कीमत यानी दाम में पॉजिटिव प्रत्यक्ष सीधा संबंध होता है, यानी कीमत बढ़ने से वस्तु का पूर्ति सप्लाई बढ़ता है तथा कीमत कम होने से वस्तु की पूर्ति घटती है। ठीक है, जब वस्तु का कीमत बढ़ता है तो विक्रेता वस्तु का सप्लाई ज़्यादा करता है, और जब वस्तु की कीमत कम होता है तो विक्रेता को लाभ कम होने के चलते वस्तु का सप्लाई भी कम करता है। यानी कीमत में और सप्लाई में विक्रेता के लिए पॉजिटिव संबंध होता है, प्रत्यक्ष सीधा संबंध होगा। आगे देखिए, 2 नंबर, उत्पादन साधनों की कीमत। वस्तु का जो सप्लाई है, पूर्ति है, वह उत्पादन साधन का दाम पे डिपेंड करता है। ठीक है, उत्पादन का साधन, जिससे हम कोई नया वस्तु का उत्पादन करते हैं, उसको उत्पादन का साधन कहते हैं। उत्पत्ति के साधनों की कीमत बढ़ने पर उत्पादन लागत में भी वृद्धि हो जाती है। जब उत्पादन का साधन का कीमत बढ़ेगा तो उत्पादन का लागत यानी खर्चा बढ़ जाएगा बनाने में, जिसके कारण उत्पादकों का लाभ घटता है और वे उत्पादन कम कर देते हैं, जिससे वस्तु का सप्लाई भी कम हो जाता है। इसके विपरीत होने पर वस्तु का पूर्ति में वृद्धि होता है। क्या बोला? जब उत्पादन का साधन का कीमत बढ़ेगा तो लागत यानी खर्चा बढ़ जाएगा, जिसके कारण उत्पादक का लाभ घटेगा और वे उत्पादन करना कम कर देते हैं, जिससे वस्तु का सप्लाई कम हो जाता है, वस्तु का बिक्री में कमी आ जाती है। इसके विपरीत होने पर वस्तु का पूर्ति में वृद्धि होती है। आगे समझिए, 3 नंबर पॉइंट, फर्मों की संख्या। किसी वस्तु की बाजार पूर्ति फर्मों की संख्या पर भी निर्भर करती है, यानी बाजार में वस्तु का सप्लाई, पूर्ति, मॉल का संख्या, बिक्री करने वाला मॉल फर्मों की संख्या पर डिपेंड करता है। अर्थात जब फर्मों की संख्या में वृद्धि होती है तो पूर्ति अधिक होती है, और फर्मों की संख्या में कमी होने पर पूर्ति भी कम होती है। ठीक है, जब बाजार में मॉल बेचने वाले विक्रेता फर्म का संख्या अधिक होगा तो सप्लाई अधिक होगा, और जब मॉल कम रहेगा, दुकानदार फर्म कम रहेगा, तो सप्लाई भी कम होगा। ठीक है, आगे समझिए, सवाल नंबर 43 सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, समझिए। एक लेखा वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उपस्थित सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित जितनी भी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बाजार कीमत के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कहते हैं। क्या बोला? जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? एक लेखा वर्ष में भारत सरकार का लेखा जोखा का वर्ष टाइम पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उपस्थित सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके बाजार कीमत के जोड़ का नाम है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी से किस प्रकार संबंधित है? अब समझिए जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को समझिए।
बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP प्राप्त होता है। क्या बोला? जो देश के भीतर है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA को जोड़ देंगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमको GNP प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी GNP क्या होता है? GDP प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय। तो GDP क्या हो जाएगा? GNP माइनस शुद्ध विदेशी साधन आय। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 44 आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को मुद्रा किस प्रकार दूर करती है? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। आवश्यकता का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली का समस्या है, मुद्रा इसे कैसे दूर करता है समझिए। आंसर, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय यानी लेन देन केवल उसी समय संभव हो सकता है जब दोनों व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और साथ ही वे आपस में एक दूसरे के साथ बदलने के लिए तैयार भी हो, परंतु ऐसा संयोग हमेशा सदैव संभव नहीं है। मुद्रा के आविष्कार से अब यह कठिनाई दूर हो गई है क्योंकि अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी वस्तुओं को मुद्रा के बदले में बेचकर उसकी सहायता से अपनी आवश्यकता की कोई भी वस्तु खरीद सकता है। क्या बोला? आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन विनिमय केवल उसी टाइम संभव हो सकता है जब दोनों व्यक्तियों के पास दोनों का आवश्यकता का वस्तु उपलब्ध हो और साथ ही आपस में लेन देन के लिए तैयार भी हो, बदलने के लिए रेडी भी हो, परंतु ऐसा जोड़ा ऐसा दोस्ती हमेशा संभव नहीं है। जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो बोला गया कि आपके पास जो वस्तु एक्स्ट्रा है उसको मुद्रा के बदले में बेच दीजिए और उसकी सहायता से अपनी आवश्यकता का वस्तु आप खरीद सकते हैं, अपना आवश्यकता पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 45 सरकारी बजट के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। बजट का क्या उद्देश्य है? सरकारी बजट क्यों बनाया जाता है, उसका क्या उद्देश्य है? आंसर, सरकारी बजट की निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति को तेज करना। दूसरा, पिछड़े हुए क्षेत्र को विकसित करना। तीसरा, आय की असमानताओं को कम करना। चौथा, अर्थव्यवस्था में तेजी एवं मंदी की स्थिति को नियंत्रित करना। पांचवा, आय एवं रोजगार में वृद्धि करना। ठीक है, यानी संतुलित क्षेत्र विकास करना। सरकार का बजट बनाने का यही उद्देश्य है, पिछड़े हुए क्षेत्र को विकसित करना। ठीक है, अर्थव्यवस्था में आय एवं संपत्ति के वितरण को एक समान करना, असमानताओं को कम करना, अर्थव्यवस्था में तेजी मंदी उतार चढ़ाव को नियंत्रण करना, अर्थव्यवस्था में आय रोजगार का सृजन करना, वृद्धि करना। ठीक है, अर्थव्यवस्था को तेजी से वृद्धि करना, यही सब उद्देश्य है। आगे समझिए, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 46 देखिए 46 पढ़िए। यदि अर्थव्यवस्था में स्वायत्त व्यय यानी स्वायत्त उपभोग एवं स्वायत्त निवेश जिसको ए बोलते हैं, ए कैपिटल ए 40 करोड़ रुपए हैं और क्या है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.6 है तथा आय स्तर वाई 1000 करोड़ रुपए हैं, तो समग्र मांग की गणना कीजिए। क्या अर्थव्यवस्था संतुलन में है? स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है समझिए। स्वायत्त व्यय दिया है यानी स्वायत्त उपभोग एवं स्वायत्त निवेश का जोड़ दिया है जिसको कैपिटल ए बोलते हैं, 40 करोड़ रुपया दिया है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दिया है MPC 0.6 और आय स्तर वाई दिया है 1000 करोड़ रुपये। आपको समग्र मांग यानी सामूहिक मांग का गणना करना है, कैलकुलेशन करना है सामूहिक मांग का। क्या अर्थव्यवस्था संतुलन में है? स्पष्ट कीजिए। देखिए समझिए, दिया है स्वायत्त व्यय जिसको ए बोलते हैं 40 करोड़, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम MPC बोलते हैं जिसका संकेत बी होता है, बी 0.6 दिया है। आय स्तर वाई दिया है 1000 करोड़ रुपये। ठीक है, आपको समग्र मांग यानी कुल उपभोग व्यय निकालना है, समग्र मांग। ठीक है, जिसको कुल उपभोग व्यय कहते हैं। सी बराबर होता है ए प्लस बी वाई। ठीक है, सी बराबर होता है ए प्लस बी वाई। सी निकालना है, ए दिया है 40 करोड़, ठीक है, प्लस बी दिया है 0.6 इंटू वाई दिया है 1000 करोड़। पुट कर दीजिए वैल्यू को तो हो जाएगा 40 प्लस 600 यानी 640 करोड़ हो जाएगा। अब देखना कि अर्थव्यवस्था संतुलन में है कि नहीं। आय स्तर है 1000 करोड़ रुपया और समग्र मांग है 640 करोड़ रुपया, तो अर्थव्यवस्था संतुलन कहाँ से रहेगा? चूंकि आय स्तर 1000 करोड़ रुपये है जो समग्र मांग से 360 करोड़ अधिक है, इसलिए अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं है। ठीक है, समग्र मांग कुल उपभोग व्यय है 640 करोड़ और आय स्तर है 1000 करोड़, यानी
आय स्तर समग्र मांग से 360 करोड़ अधिक है, इसलिए अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं रहेगा, नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखिए 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए। टोटल 6 ठो 5 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही आंसर देना है। पहला प्रश्न है 46 मांग की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए। मांग की कीमत लोच को पहला प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता एवं दूसरा वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग किस प्रकार प्रभावित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, पहले मांग की लोच का डेफिनेशन समझिए। मांग की कीमत लोच, लोच मतलब होता है परिवर्तन कितना मात्रा में हुआ। ठीक है, कीमत के चलते वस्तु का मांग में कितना मात्रा में परिवर्तन हुआ, उसको मांग की कीमत लोच कहते हैं। पढ़िए, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के सापेक्ष, यानी किसी वस्तु का कीमत में परिवर्तन होने के चलते, कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसकी मांग में परिवर्तन हुए मात्रा को मांग की कीमत लोच कहते हैं। ठीक है, मांग की कीमत लोच मतलब कोई वस्तु का दाम के चलते उसका मांग में कितना मात्रा में परिवर्तन हुआ, कितना मांग घटा, कितना मांग बढ़ा, कितना मात्रा में चेंज हुआ, उसको बोलेंगे मांग की कीमत लोच। आगे समझिए, दूसरे शब्दों में किसी वस्तु का मांग में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की लोच कहा जाता है। इसे ईडी माने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी से सूचित किया जाता है गणितीय रूप में। ठीक है, मांग की लोच ईडी हो जाएगा, मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन भागा यानी अनुपात, कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मांग में होने वाला अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन भागा कीमत में होने वाला अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, जिसके चलते होता है वो नीचे होता है, तो मांग में परिवर्तन हो रहा है कीमत के चलते, इसलिए मांग ऊपर रहेगा, कीमत नीचे रहेगा। ठीक, आगे समझिए, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक। मांग की कीमत लोच को कम बेसी कौन करता है, मांग की कीमत लोच कभी लोचदार कभी बेलोचदार होती है, किसके चलते। पहला बोला था क्वेश्चन में, प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता मांग की लोच को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता मांग की लोच को कैसे प्रभावित करता है, समझिए। बाजार में किसी वस्तु के जितने अधिक निकट स्थानापन्न उपलब्ध होंगे उसकी मांग उतनी ही अधिक लोचदार होगी, क्योंकि अगर किसी एक वस्तु की कीमत में थोड़ी सी वृद्धि होगी तो लोग आसानी से उसके स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चाय का दाम बढ़ेगा तो कॉफ़ी का प्रयोग करेगा, कॉफ़ी का दाम बढ़ेगा तो चाय का प्रयोग करेगा, चीनी का दाम बढ़ेगा तो गुड़ का यूज होगा, गुड़ का दाम बढ़ेगा तो चीनी का प्रयोग होगा। इस तरह से एक वस्तु का जितना अधिक निकट स्थानापन्न दूसरा वस्तु यूज करने का उपलब्ध रहेगा बाजार में, उसका मांग उतना ही अधिक लोचदार होगा। ठीक है, जैसे चाय, कॉफी, गुड़, चीनी आदि वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। लेकिन यदि किसी वस्तु का निकट स्थानापन्न उपलब्ध नहीं है तो उसकी मांग बेलोचदार होगी, क्योंकि कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि दूसरा ऑप्शन कस्टमर को नहीं मिलेगा, मार्केट में दूसरा कोई वस्तु ऑप्शन नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो कस्टमर को वही वस्तु खरीदना पड़ेगा, मांग पर वैसी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, मांग उतनी होगा, यानी कीमत के चलते मांग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जब दूसरा कोई निकट में स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होगा तब, इसलिए मांग बेलोचदार होगी इस स्थिति में। आगे पढ़िए, वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। ठीक है, यदि किसी वस्तु का केवल एक ही प्रयोग संभव है तो उसकी मांग बेरोजगार होती है। जब कोई वस्तु का केवल एक ही प्रयोग होगा, एक ही प्रयोग संभव है तो उसका मांग बेरोजगार होगा, और यदि उसके एक से अधिक प्रयोग संभव है तो मांग अधिक रोजगार होगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु का एक से अधिक काम में प्रयोग होता है, संभव है, तो मांग अधिक रोजगार होगा। जैसे कोयला, बिजली, पानी, दूध आदि वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि इनका प्रयोग घरों में, अन्य कामों में अनेक तरह से होता है। ठीक है, आगे समझिए सवाल नंबर 47 पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। रिटर्न टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल यानी रिटर्न टू स्केल से आप क्या समझते हैं। एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि एक उत्पादन फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल एवं पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है। ठीक है, पैमाने का प्रतिफल क्या है, इसके बाद स्पष्ट करना है पैमाने का स्थिर प्रतिफल क्या है और पैमाने का बढ़ते प्रतिफल क्या है। पैमाने का प्रतिफल, ठीक है, पैमाने का प्रतिफल को देखिए,
दीर्घकाल में यानी लंबे समय में समय अधिक होने के कारण उत्पत्ति के सभी साधनों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। यानी दीर्घकाल में पूरा उत्पादन पैमाना को बदला जा सकता है और उत्पादक को नया उत्पादन फलन प्राप्त होता है, जिसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। पैमाना माने स्केल, प्रतिफल माने रिटर्न। पूरा स्केल रिटर्न कब होगा? ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया में जब उत्पादक के पास दीर्घकाल यानी लंबा समय होता है, समय अधिक होता है, तो वह अपना उत्पत्ति का सभी साधनों को, जो पैमाना में लगाया है साधन, उत्पत्ति का साधन, सबको अपना इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। यानी जब समय लंबा होगा, समय अधिक होगा, दीर्घकाल होगा, तो उत्पादन पैमाना को अपना इच्छा अनुसार बदला जा सकता है। सभी को चेंज कर सकते हैं, पूरा उत्पादन पैमाने को, और उत्पादक को नया उत्पादन फलन प्राप्त होगा, जिसको बोलेंगे पैमाने का प्रतिफल। यानी पूरा पैमाना चेंज हो गया, रिटर्न टू स्केल हो गया। ठीक है, दूसरा नया उत्पादन फलन प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखिए, पैमाने का स्थिर प्रतिफल। पैमाने का स्थिर प्रतिफल किसे कहते हैं? जब उत्पत्ति के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, तो उत्पादन भी यदि ठीक उसी अनुपात में बढ़ जाता है, तब उसे पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब उत्पत्ति के साधनों में 10% अनुपातिक वृद्धि की जाती है और उत्पादन की मात्रा में भी 10% की ही अनुपातिक वृद्धि हो जाती है, तो उसे पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, आगे समझिए, पैमाने का बढ़ते प्रतिफल। जब उत्पत्ति के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, तो यदि उत्पादन की मात्रा में उस अनुपात से अधिक अनुपात में वृद्धि होती है, तब उसे पैमाने का बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब उत्पत्ति के साधनों में 10% अनुपातिक वृद्धि की जाती है और उत्पादन की मात्रा में 10% से अधिक अनुपातिक वृद्धि हो जाती है, तो उसे पैमाने का बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, डायग्राम समझिए। देखिए, ए से बी है पैमाने का बढ़ते प्रतिफल, बी से सी है पैमाने का स्थिर प्रतिफल, और सी से डी है पैमाने का घटते प्रतिफल। ठीक है, जब उत्पत्ति के साधन के तुलना में उत्पादन में अधिक अनुपातिक वृद्धि होगा, तो बोलेंगे ए बी पैमाने का बढ़ते प्रतिफल। ठीक है, और जब उत्पत्ति के साधन के जैसा ही उत्पादन में उतने अनुपातिक वृद्धि होगा, तो बोलेंगे बी सी पैमाने का स्थिर प्रतिफल। और जब कम वृद्धि होगा उत्पादन में उत्पत्ति के साधन से, तो बोलेंगे सी डी पैमाने के घटते प्रतिफल। ठीक है, ए बी बढ़ते प्रतिफल, बी सी स्थिर प्रतिफल, सी डी घटते प्रतिफल। देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 48, 48 नंबर सवाल पढ़िए। समग्र मांग। ठीक है, समग्र मांग यानी कुल मांग, सामूहिक मांग, एग्रीगेट डिमांड से आप क्या समझते हैं? समग्र मांग के विभिन्न घटकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, समग्र मांग क्या समझिए? कुल मांग, सामूहिक मांग को समझिए, एग्रीगेट डिमांड। एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की संपूर्ण मांग को ही सामूहिक मांग कहा जाता है। ठीक है, एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मांग का ही नाम है सामूहिक मांग, और यह अर्थव्यवस्था के कुल व्यय के रूप में व्यक्त की जाती है। ठीक है, सामूहिक मांग का मतलब हुआ कुल मांग। तो कुल मांग का अर्थ क्या है? कुल मांग मतलब कुल कितना खरीदारी हुआ। जब कुल कितना खरीदारी हुआ उसको कुल मांग बोलेंगे, तो कुल खरीदारी करने से कुल व्यय होगा, इसलिए मांग को कुल व्यय के रूप में व्यक्त किया जाता है। बात समझिएगा, मांग करने से पैसा खर्च होता है। ठीक है, तो कुल मांग मतलब कुल व्यय। कुल कितना मांग हुआ मतलब कुल कितना खरीदारी हुआ, तो बोल सकते हैं कुल कितना व्यय हुआ। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की संपूर्ण मांग को ही सामूहिक मांग कहा जाता है, और यह अर्थव्यवस्था के कुल व्यय के रूप में व्यक्त की जाती है। यानी कुल कितना मांग हुआ कैसे निकालेंगे? तो कुल कितना व्यय हुआ उससे निकलेगा। ठीक है, इसलिए समग्र मांग को, इसीलिए कुल मांग को, समग्र मांग को कुल व्यय के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक, आगे पढ़िए। अर्थात सामूहिक यानी समग्र यानी कुल मांग उस कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के सभी निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए उस पर मुद्रा खर्च करने को तैयार होता है। क्या बोला? सामूहिक मांग यानी समग्र मांग। कुल मांग क्या है? वह कुल व्यय है जिसे एक देश के सभी निवासी अपने आय से वस्तुओं एवं सेवाओं पर कुल जो व्यय करने के लिए तैयार होता है, कुल मुद्रा खर्च करने के लिए तैयार होता है, उसी को बोलेंगे कुल मांग। कुल मांग मतलब कुल व्यय, बात खत्म। ठीक है, तो सामूहिक मांग क्या होगा? कुल व्यय होगा। तो एक अर्थव्यवस्था में पैसा दो रूप में व्यय होता है, एक होता है उपभोग व्यय, एक होता है निवेश व्यय। ठीक है, सामूहिक मांग क्या हो जाएगा? कुल व्यय। और कुल व्यय क्या होता है? कुल आय की राशि जो कुल व्यय होती है वो दो पार्ट में होती है, एक उपभोग में खर्च होती है, एक निवेश में खर्च होती है। यानी सामूहिक मांग बराबर उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एडी बराबर सी यानी कंज्यूमशन प्लस आई यानी इन्वेस्ट। ठीक है, एडी बराबर सी प्लस आई।
आगे समझिए, समग्र मांग के विभिन्न घटक। समग्र मांग सामूहिक मांग के संघटक क्या है, विभिन्न घटक क्या है, निर्धारक घटक क्या है, समझिए। पहला, बंद अर्थव्यवस्था में। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होगा, जहां विदेशी व्यापार घटक अनुपस्थित होगा। बंद अर्थव्यवस्था में देश के अंदर घरेलू व्यापार होता है। परिवार, उत्पादक और सरकार क्षेत्र के बीच जब व्यापार होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था, जहां विदेशी व्यापार घटक अनुपस्थित रहेगा, विदेशी व्यापार नहीं होगा। तो सामूहिक मांग क्या हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था में, सामूहिक मांग बराबर हो जाएगा उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय, यानी एडी बराबर सी प्लस आई, कंज्यूमशन प्लस इन्वेस्ट। ठीक है, सिंपल होगा, एडी बराबर सी प्लस आई। आगे समझिए, खुली अर्थव्यवस्था में। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होगा, एक देश के घरेलू क्षेत्र यानी परिवार, फर्म और सरकार क्षेत्र के साथ साथ जब विदेशी क्षेत्र को ऐड कर लिया जाता है तो आयात निर्यात होना चालू हो जाता है, जिसको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश होता है। ठीक है, एक देश का दूसरे देश के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात निर्यात होने लगता है, दूसरे देशों के साथ संबंध बढ़ जाता है, जिसको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहां विदेशी व्यापार घटक उपस्थित होगा। तो तब सामूहिक मांग क्या हो जाएगा, सामूहिक मांग हो जाएगा उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस सार्वजनिक व्यय प्लस निर्यात माइनस आयात। ठीक है, यानी एग्रीगेट डिमांड एडी हो जाएगा कंज्यूमशन प्लस इन्वेस्ट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। याद रखिएगा। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू उपभोग व्यय यानी कंज्यूमशन प्लस निवेश व्यय यानी इन्वेस्ट, सार्वजनिक व्यय यानी सरकार का गवर्नमेंट खर्च प्लस निर्यात यानी एक्सपोर्ट और आयात यानी इंपोर्ट। ठीक है, आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन 49 पढ़िए 49। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में साख पर नियंत्रण किस प्रकार करता है, व्याख्या कीजिए। केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक, प्रत्येक देश में एक सेंट्रल बैंक होते हैं। भारत के सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में साख पर नियंत्रण किस प्रकार करता है, एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। आंसर, आधुनिक समय में केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य साख का नियंत्रण करना है। साख नियंत्रण क्या है, केंद्रीय बैंक अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साख का नियंत्रण करता है। साख नियंत्रण का अभिप्राय है कि केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को ऋण देने की शक्ति यानी क्षमता को नियंत्रित करना। देखिए, साख नियंत्रण केंद्रीय बैंक का आधुनिक समय में सबसे प्रमुख कार्य है। केंद्रीय बैंक अनेक उद्देश्य का पूर्ति के लिए साख का नियंत्रण करता है, ऋण का कंट्रोल करता है। साख नियंत्रण क्या है, केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को कितना ऋण दिया जाएगा, केंद्रीय बैंक द्वारा, सेंट्रल बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंक को, व्यापारिक बैंक को यानी आरबीआई द्वारा एसबीआई को, इलाहाबाद बैंक को, एचडीएफसी बैंक को कितना ऋण दिया जाएगा, ऋण देने की शक्ति यानी क्षमता को कंट्रोल करना साख नियंत्रण कहलाता है। हम लोग बोल सकते हैं केंद्र बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दी जाने वाली ऋण की क्षमता को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना साख नियंत्रण कहलाता है। आगे समझिए, केंद्रीय बैंक निम्नलिखित विधियों द्वारा साख पर नियंत्रण करता है, ऋण पर कंट्रोल करता है। पहला विधि है बैंक दर नीति। ठीक है, बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट किसे कहते हैं, समझिए। बैंक रेट क्या है, बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्र बैंक अपने सदस्य व्यापारिक बैंकों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है, बैंक रेट क्या है, केंद्र बैंक जिस रेट पर व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उसे बैंक दर कहते हैं। जब केंद्र बैंक बैंक दर को बढ़ा देता है यानी ऋण देने का जो रेट है उसको बढ़ा देता है, तब व्यापारिक बैंकों को ऊंची दर पर ऋण मिलता है, जिसके कारण व्यापारिक बैंक भी अपनी ऋण की ब्याज दर बढ़ा देते हैं, जिससे बाजार में ऋण महंगा होता है और कस्टमर उसका मांग कम करता है, उसकी मांग घट जाती है। परिणाम स्वरूप साख मुद्रा का संकोचन होगा, ऋण के रूप में मुद्रा कम बाहर आएगा। इसके विपरीत होने पर साख मुद्रा का विस्तार होगा। जब केंद्र बैंक बैंक रेट बढ़ा देगा, अपना ऋण का जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा देगा, तो व्यापारिक बैंक भी अपना जो ऋण का ब्याज दर है उसको बढ़ा देगा। काहे कि व्यापारिक बैंक को ऊंची दर पर ऋण मिलेगा, तो वो भी अपना ऋण का जो ब्याज दर है आम जनता के लिए बढ़ा देगा, जिससे मार्केट में ऋण महंगा होगा और आम जनता कस्टमर ऋण का डिमांड कम करेगा। परिणाम स्वरूप ऋण के रूप में मुद्रा कम बाहर आएगा, अर्थव्यवस्था में निवेश, आय, रोजगार, व्यापार कम होगा, जिससे अर्थव्यवस्था का संकुचन हो जाएगा। इसका उल्टा होगा, विपरीत होगा, तो साख मुद्रा का विस्तार होगा। आगे समझिए 2 नंबर, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की क्रियाएं, जब केंद्र बैंक द्वारा स्वयं मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की जाती है तो उसे खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। क्या बोला, सेंट्रल बैंक द्वारा स्वयं मुद्रा बाजार यानी पूंजी बाजार यानी बैंक के साथ सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की जाती है। ठीक है,
सेंट्रल बैंक द्वारा जब व्यापारिक बैंक के साथ सरकारी प्रतिभूतियों की लेन देन खरीद बिक्री की जाती है तो उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। आगे समझिए। अर्थात जब केंद्र बैंक अपने प्रतिभूतियों को बेचता है तो मुद्रा बाजार में यानी बैंक में मुद्रा की मात्रा घट जाती है। जब केंद्र बैंक अपना कोई सरकारी परिसंपत्तियां बेचेगा तो व्यापारिक बैंक के पास पैसा घट जाएगा, क्या कि केंद्र बैंक बेचेगा तो पैसा खींच लेगा, तो बैंक में पैसा घट जाएगा, जिससे व्यापारिक बैंक का ऋण देने का क्षमता घट जाएगा। परिणाम स्वरूप साख मुद्रा का संकुचन, ऋण के रूप में मुद्रा कम बाहर आएगा। व्यापारिक बैंक में पैसा घट जाएगा तो ऋण कम दे पाएगा, साख मुद्रा का संकुचन हो जाएगा। इसके विपरीत होगा तो साख मुद्रा का विस्तार होगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे है 3 नंबर, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ठीक है, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन समझिए, CRR कैश रिजर्व रेशियो। आगे देखिए, देश के सभी व्यापारिक बैंकों को केंद्र बैंक से लेन देन करने के लिए अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत, कुछ प्रतिशत केंद्र बैंक के पास एडवांस रिजर्व रखना पड़ता है, जिसे नगद कोष अनुपात कैश रिजर्व रेशियो CRR कहते हैं। क्या समझा? देश के सभी कॉमर्शियल बैंकों, व्यापारिक बैंकों यानी इलाहाबाद बैंक, बंधन बैंक, HDFC बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, SBI बैंक, सबको केंद्र बैंक से भविष्य में लेन देन करने के लिए कुछ पैसा अपना जमा राशि का एडवांस रखना पड़ता है, जिसको बोलेंगे नगद कोष अनुपात। आप समझिए आगे। जब CRR की मात्रा बढ़ जाती है तब व्यापारिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता घट जाती है। परिणाम स्वरूप साख मुद्रा का संकुचन होता है। इसके विपरीत होने पर साख मुद्रा का विस्तार होता है। क्या बोला? जब CRR की मात्रा बढ़ जाती है यानी व्यापारिक बैंक सब जब केंद्र बैंक के पास अधिक मुद्रा एडवांस रिजर्व जमा रख देगा तो खुद के पास पैसा घट जाएगा, जिससे व्यापारिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता घट जाएगा। परिणाम स्वरूप साख मुद्रा का संकुचन होगा यानी साख मुद्रा ऋण मुद्रा कम बाहर आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में आय, रोजगार, व्यापार, निवेश कम होगा। इसका विपरीत होने पर साख मुद्रा का विस्तार होगा। आगे समझिए पॉइंट नंबर 4। ठीक है, संबंधित तरलता अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। ठीक है, संबंधित तरलता अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR समझिए। प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत प्रतिदिन के लेन देन के लिए अपने पास नगद रूप में रखना पड़ता है। क्या समझे? प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत अपने ही पास, अपने ही बैंक में दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए कैशियर के पास रखना पड़ता है, जिसको बोलेंगे संबंधित तरलता अनुपात। तरलता माने क्या? टटका, अपने ही बैंक में कैशियर के पास कुछ पैसा दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए रखना पड़ता है, उसको बोलेंगे SLR। अब समझिए, एक बैंक में 2 पार्ट होते हैं। एक होते हैं जहां पर कैशियर के पास दैनिक लेन देन होता है और एक होता है लोन वाला पार्ट। ठीक है, समझिएगा। जब SLR की मात्रा बढ़ जाती है यानी बैंक लेन देन के लिए बेसी मुद्रा रख लिया, तब व्यापारिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता घट जाएगा। परिणाम स्वरूप साख मुद्रा का संकुचन होगा। इसके विपरीत होने पर साख मुद्रा का विस्तार होगा। जब बेसी पैसा लेन देन में रखेगा तो कम ऋण दे पाएगा, साख मुद्रा का संकुचन होगा। इसके विपरीत होगा तो साख मुद्रा का विस्तार होगा। इस प्रकार केंद्र बैंक साख की मात्रा को विभिन्न विधियों द्वारा नियंत्रित करता है। केंद्र बैंक व्यापारिक बैंक को कितना ऋण देगा, इसकी क्षमता को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना केंद्र बैंक का अपना साख नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, चलिए सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर शीट हम एक्सप्लेन के साथ आपको बता दिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।